दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर हम महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्नों को देखेंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। एक-एक प्रश्न को हमने ढूँढ-ढूँढ कर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पर उन्हें रखा है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? यहाँ पर हम फटाफट प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे बिना किसी समय को गवाए। डी बसु, के एम मुंशी, वी आर अम्बेडकर, के अय्यर। सही ऑप्शन है सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में उपरोक्त में से कोई नहीं। सर्वविदित है सी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। संसद के दोनों सदनों में। संसद के दो सदन हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। लोकसभा जो निम्न सदन है और राज्यसभा जो कि उच्च सदन है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। सही ऑप्शन है सी, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। सही ऑप्शन है बी, एकल कार्यपालिका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी सही हैं। ऑप्शन डी सही है। ऊपर वर्णित सभी कथन सही हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? यानी भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, रूस से या स्विट्जरलैंड से? सही इसका ऑप्शन है बी, कनाडा से। यहाँ पर दो कथन दिए गए, हमें उस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है। कारण आर है। ये शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही हमें उत्तर का जवाब देना है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा बी। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? यानी जो सरकारिया आयोग है उसकी संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राजस्व का वितरण से हैं, या राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता, केंद्र व राज्य संबंध। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से या भारत की संसद से? सही ऑप्शन है ए, भारतीय संविधान से। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। पांचवी अनुसूची में, छठी अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में? सही ऑप्शन है सी, सातवीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान तीन सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 से 246, अनुच्छेद 4 से 5, अनुच्छेद 141 तथा 142, अनुच्छेद 56 तथा 57? सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 245 तथा 246। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है?
भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। सही ऑप्शन है ए, भाग 11 और अध्याय 1। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग। सही ऑप्शन है सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। सही ऑप्शन है डी, संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। सही इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, यानी ए इसका सही आ जाएगा। 1, 2, 3 जो कथन है वो सही है, चौथा जो है वो गलत है, यानी इसका ऑप्शन ए सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समितियों आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत की हैं? राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, तारकुंडे समिति। सही ऑप्शन है बी, यानी पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, राजमन्नार समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो, राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। कथन सत्य है, वी कारण सत्य है, ए वी दोनों सत्य हैं, उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो सही ऑप्शन है सी, ए और वी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न यहाँ पर रिपीटेड है तो इसका आ जाएगा ए वी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्राविधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा डी, यानी चारों यहाँ पर सही कथन है, तो 118 का डी हो जाएगा सभी चारों। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से, सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के 1/3 बहुमत से, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, क्षेत्रीय दलों का उदय। तो सही इसका ऑप्शन आएगा डी, यानी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य हैं। 120 का ऑप्शन आएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों के विषय में भूमि शुल्क, रेलवे किराए और भाड़े पर कर, समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर, या और ये ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा शब्द गलत है। अगला देते हैं, कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। सही इसका ऑप्शन आएगा डी, यानी कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया और एकत्र किया था किंतु राज्य और केंद्र के बीच में वितरित होता है? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, जो है वो केंद्र और राज्य दोनों के मध्य वितरित होता है। कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर जो होता है।
अगला प्रश्न है, हाँ ये प्रश्न रिपीटेड है, तो इसका हो जाएगा डी, यानी कृषि आय को छोड़कर जो अन्य आय जो भी प्राप्त होती है वो केंद्र और राज्यों के मध्य में वितरित किया जाता है। तो 121 का डी। अगला है, संविधान के द्वारा राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। कनाडा के संविधान के अनुसार, अमेरिका के संविधान के अनुसार, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार, स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार। सही ऑप्शन है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? राज्य को, राज्य तथा केंद्र को, स्थानीय निकायों को। सही ऑप्शन है सी, केंद्र को। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। सही ऑप्शन है ए, यानी केवल तीसरा जो है, अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है और भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें एक ही समानता पाई जाती है, वो है कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या संविधान के अंतर्गत क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? हाँ, नहीं। ऑप्शन सी, हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। तो सही यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, यानी नहीं, यानी राज्य सरकार को विदेशी ऋण लेने का अधिकार नहीं है, केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार ये रिपीट हुआ है अलग अलग परीक्षाओं में। तो मानव अधिकार के हनन की जांच, पंचायती राज, केंद्र राज्य संबंध, चुनाव सुधार। सही ऑप्शन है सी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित सरकारिया आयोग है और इसका मुख्य उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंध। अगला प्रश्न है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा सी, यानी उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो? तो यहाँ पर आएगा डी, यानी 10, यानी 10 साल तक कम से कम वो उच्च न्यायालय या कहीं लोअर अदालत में कम से कम 10 वर्ष तक उसने वकील के रूप में सेवा प्रदान की हो, तब वह व्यक्ति उच्च या सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? 20 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष। सही ऑप्शन आएगा बी, यानी 5 वर्ष। यानी यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यदि बनना चाहता है तो उसे कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज के रूप में सेवा प्रदान यदि कोई व्यक्ति करता है तभी वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दो तरीके के से व्यक्ति बन सकता है। पहला, यदि हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक जज के रूप में सेवा प्रदान की हो, या अधिवक्ता के रूप में हाई कोर्ट में वकील के रूप में सेवा प्रदान की हो 10 साल तक, यानी 10 वर्ष
तक कम से कम हाई कोर्ट में वकील के रूप में सेवा प्रदान की हो या 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज के रूप में सेवा प्रदान की हो तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज या न्यायाधीश बन सकता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चांडी या सुनंदा भंडारे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा बी, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, नवसृजित उच्च न्यायालय है मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश? सही ऑप्शन है बी, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, UNCLOS सामुद्रिक? तो सही ऑप्शन है बी, इलाहाबाद का हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जज की संख्या स्वीकृत है। भारत की सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या स्वीकृत है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में 15 जजों की संख्या स्वीकृत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज ये हमने देखे हैं, फटाफट संविधान के प्रश्नों का रिवीजन किया है। तो ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हमने मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को रखा है। यदि कहीं भी सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, वो कोई भी परीक्षा हो, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, यदि वहाँ पर संविधान के प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न जरूर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।